हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन द इंडियन पॉलिटी क्लासेस ऑफ रुचिका ट्यूटोरियल्स। आई होप सो मेरे जो वीडियोस हैं जिसमें इंडियन पॉलिटी पॉलिटिकल साइंस की मैं बात कर रही हूँ वो कुछ बेनिफिशियल होंगे आप लोगों के लिए, बिकॉज इनमें वो कंटेंट है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम आता है और हम जब ग्रेजुएशन के अंदर पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होता है। चलिए, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स का वीडियो चल रहा था, जो सीरीज़ चल रही थी, आज उसकी लास्ट सीरीज़ है और उस लास्ट सीरीज़ के अंदर मैं बचे हुए 3 फंडामेंटल राइट्स आपके सामने डिस्कस करूंगी। सो द राइट नंबर 4, जो 4th नंबर का जो फंडामेंटल राइट्स है उसे हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इससे पहले मैं राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, और राइट अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये सब आर्टिकल्स 14 से स्टार्ट होके 24 तक कवर हो गए हैं। अब जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो हमारा आर्टिकल 25 से स्टार्ट करेंगे और वो है राइट टू फ्रीडम मतलब हमारी धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि हमें अपने हिसाब से कोई भी रिलीजन अपनाने की आज़ादी है। वी हैव अ फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड अ प्रोसेशन ऑफ एनी रिलीजन। आर्टिकल 26 कहता है कि जो रिलीजियस अफेयर्स होते हैं उनको मैनेजमेंट करने की इंडिया के अंदर आज़ादी है। आर्टिकल 27 ये कहता है कि ऐसा कोई टैक्स जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए होगा उसके अंदर आपको छूट मिलेगी, उस टैक्स के हिसाब से आपको छूट मिल जाएगी। जैसे हम लोग डोनेट करते हैं चंदा वगैरह कभी मंदिरों के अंदर कहीं, तो उस पे हमें टैक्स की रिबेट मिलेगी। और आर्टिकल 28 कहता है कि आप कोई भी रिलीजियस गेट टुगेदर होती है उसको आप अटेंड कर सकते हो। और साथ में आर्टिकल 28 ये भी कहता है कि ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो सरकारी एड के द्वारा चल रही हों वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब किसी एक पर्टिकुलर धर्म संप्रदाय की वो शिक्षा नहीं देंगे अगर वो सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से संचालित हो रहे हैं। हमारा आर्टिकल नेक्स्ट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट मतलब संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, वो अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 30 में आते हैं। अब इसके अंदर इस फंडामेंटल राइट्स का महत्व इसलिए ज़्यादा है बिकॉज जो भारत के अंदर विभिन्न सभ्यताएं चल रही हैं, विभिन्न भाषाओं के जो लोग हैं उनको भी अपनी सभ्यता संस्कृति बचाने का मूल अधिकार होना चाहिए। इसलिए आर्टिकल 29 ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा अपनी संस्कृति कायम रखने का और उसके अंदर प्रगति करने का अधिकार है। आर्टिकल 30 ये कहता है कि द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मतलब सभी नागरिकों को ये अधिकार है कि वे अपने धर्म और भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं और उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं। राज्य ऐसी शिक्षण संस्थाओं को अपनी फाइनेंशियल एड देने के लिए किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। ये इसलिए कर रहा है ताकि जो हमारे भारतवर्ष के अंदर विभिन्न संस्कृतियों के विभिन्न भाषाओं के जो लोग रहते हैं उनको भी प्रमोशन मिलना चाहिए। अब जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हमें अनुच्छेद हमारे संविधान के अंदर ये बात कह रहे हैं कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी भारतीय संविधान में होनी चाहिए। तो अगर हम जो मौलिक अधिकार संविधान हम भारतीय नागरिकों को दे रहा है उसका हनन कोई संस्था द्वारा कोई व्यक्ति विशेष द्वारा होता है तो उसके अगेंस्ट आप इन 5 तरह की रिट्स का यूज़ कर सकते हो और वो इन रिट्स के बेसिस पे न्यायालय के अंदर केस दायर हो सकता है और वो सरकार या संस्था या व्यक्ति विशेष के कार्य को असंवैधानिक डिक्लेयर कर सकती हैं। ये 5 तरह की रिट्स की बात हम लोग इस समय यहाँ कर रहे हैं, जो कि पहला है हेबिस कॉर्पस, सेरियारी, प्रोहिबिटेशन, मेमेंडस और क्यो वारंटो। ये 5 तरह की रिट्स की बात यहाँ संविधान हमें दे रहा है और इनकी बात संविधान हमसे कर रहा है।
अगर हम इनको पढ़ें, हैबिस कॉर्पस को हिंदी में बोलेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबिस कॉर्पस में ये होता है कि अगर किसी आदमी को बंदी बना लिया गया है तो कोर्ट, न्यायालय उसको बंदी बनाने वाले व्यक्ति को, जिससे वो बंदी बनाया गया है, जिसके द्वारा बंदी बनाया गया है, उसको ये आदेश देता है कि उस बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर कोर्ट के अंदर प्रस्तुत करो। मतलब जो बंदी है जिसको आपने कैद किया है उसको आप 24 आवर्स के अंदर प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करो। ये सुप्रीम कोर्ट दे रहा है उस इंसान को, मतलब पुलिस अथॉरिटीज़ को, अगर किसी ने इल्लीगल तरीके से भारतीय नागरिक को, पुलिस ने इल्लीगल तरीके से भारतीय नागरिक को बंदी बना लिया है। अब ये बात नेक्स्ट जो हमारा रिट है वो है शहरी रिहाई, मतलब उत्प्रेषण। जनरली ये जो रिट का प्रयोग उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय के लिए करता है। अगर सपोज़ ऐसा कोई मैटर जो बहुत लंबे टाइम से निम्न न्यायालय के अंदर विचाराधीन है, जिस पे निम्न न्यायालय कोई निर्णय नहीं ले पा रहा, तो उसको उच्च न्यायालय कहता है कि वो आप ऊपर हमें ट्रांसफ़र करें ताकि हम उसमें अपना डिसीजन, जो पेंडिंग डिसीजन चल रहा है इतने साल से, वो कराएं। बिकॉज ये पर्टिकुलर मैटर आपके क्षेत्राधिकार, निम्न न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। प्रोहिबिशन मतलब निषेध, ये वर्ड से समझ में आ रहा है, मतलब आपने प्रोहिबिटेट करना है। अगेन ये रिट हाई कोर्ट, मतलब ऊपर वाला कोर्ट, उच्चतम कोर्ट निम्नतर कोर्ट के लिए यूज़ कर रहा है। जब किसी मामले विशेष के अंदर निम्न कोर्ट ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके निर्णय दिया या वो निर्णय दिया जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, तो उन सब के लिए उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को फटकार लगाता है कि इस मामले में आप अपना निर्णय नहीं दे सकते। मैमडेनस मतलब परमादेश, इस तरह की रिट जारी होती है किसी व्यक्ति, पदाधिकारी या संस्था के खिलाफ अगर उसने अपने सार्वजनिक दायित्वों और कर्तव्यों का पालन नहीं किया है प्रॉपरली। और क्यो वारंटो मतलब अधिकार परीक्षा, ये कोई ऐसे व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है या कि वो अगर उसने कोई सार्वजनिक पद ग्रहण कर लिया हो जिसके लिए वो स्वयं क्वालिफाई नहीं है, वो स्वयं उसके लिए एलिजिबल नहीं है, और ऐसे समय न्यायालय निषेधाज्ञा लगा करके उस पद को उस समय तक रिक्त कर सकती है जब तक उस न्यायालय के अंदर इस रिट के अगेंस्ट निर्णय नहीं सुना दिया जाए। तो ये जो 5 तरह की रिट्स हैं, एक तरह से ये 5 तरह की रिट्स भारत के अंदर भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात करती है। हैबिस कॉर्पस मतलब आप उस इंसान को जिसको बंदी बनाया 24 आवर्स के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत करो। शहरी रिहाई उच्चतम न्यायालय निम्नतर न्यायालय को इशू करता है। प्रोहिबिशन अगेन उच्चतर न्यायालय निम्न न्यायालय को इशू करता है। मैमडेनस कोई एक व्यक्ति विशेष, संस्था या पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। क्यो वारंटो किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसने वो पद ग्रहण कर लिया जिसका वो क्वालिफाई नहीं है, जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। 3 के अंदर हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं जो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। इसमें कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों के लिए है, जैसे अनुच्छेद 15 के अंदर बात करते हैं कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के नाम पे किसी में भी भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर सबके लिए। अनुच्छेद 19 के अंदर हम 6 तरह की स्वतंत्रताओं की बात करते हैं जो कि हमारी बोलने की, रहने की, व्यवसाय अपनाने की, कहीं भी कुछ भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की, किसी भी संस्था का मेंबर बनने की हमारी बात होती है। आर्टिकल 29 जो कि हम भारत की विभिन्न संस्कृति और भाषाओं के संरक्षण की बात करती है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा व संस्कृति को कायम रखने का हक है। आर्टिकल 30 बात करता है कि कोई पर्टिकुलर संस्था या पर्टिकुलर जाति अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ावा दे सकती है, उनकी स्थापना कर सकती है, उनका मैनेजमेंट देख सकती है। तो ये जो कुछ आर्टिकल्स है ये केवल भारतीयों के लिए होते हैं, जो केवल इंडियंस को हैं। अपार्ट ऑफ दिस यहाँ ऐसे भी कुछ आर्टिकल्स हैं जो भारतीय के साथ साथ फॉरेनर्स वो जो कि हमारे शत्रु नहीं हैं उनको भी मिलते हैं, जिसमें अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता मतलब सबको
जो कि इस विधि की समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 20 अपराध में दोष सिद्धि के संबंध में। अनुच्छेद 21 मतलब 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के संबंध में। अनुच्छेद 22 बंदी प्रत्यक्षीकरण के संरक्षण के संबंध में बात करता है। अनुच्छेद 23 जहाँ की हम बात करते हैं बाल श्रम या शोषण के विरुद्ध, जहाँ पर बाल श्रम को हम निषेध कर देते हैं। अनुच्छेद 24 की 14 साल से कम कोई भी बालक किसी भी होटल के अंदर कार्य करता हुआ नहीं मिलना चाहिए। अनुच्छेद 25 से हम बात करते हैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रताओं की, कि हमें अपनी तरफ से कि हर इंडियंस को अपने कि हर नागरिक को, जो नागरिक है या हर किसी को अपना धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 के अंदर धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की बात होती है। अनुच्छेद 27 के अंदर धर्म की अभिव्यक्ति के वृद्धि के लिए कर अदायगी की बात, और अनुच्छेद 27 के अंदर बात होती है कि कोई भी शिक्षण संस्थाओं के अंदर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और जो शिक्षण संस्थाएं सरकार द्वारा संचालित होंगी उसमें किसी पर्टिकुलर धर्म विशेष की शिक्षाएं नहीं दी जाएंगी। ये फंडामेंटल राइट्स, वो मूल अधिकार, ये वो हैं जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया और फॉरेनर्स दोनों को इक्वली मिलते हैं। फंडामेंटल राइट्स का यह हमारा चैप्टर खत्म हो गया। फंडामेंटल राइट्स का वो प्रोविज़न जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने अमेरिका से लिया, उससे इंस्पायर हुए। और इससे पहले जब हम नेहरू रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट जो 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन के समय नेहरू जी ने प्रस्तुत की थी, कि वो बताने के लिए कि भारतीय भी अपना संविधान खुद बना सकते हैं, उसके अंदर भी सर्वप्रथम इन मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। तो मौलिक अधिकारों की बात नेहरू रिपोर्ट के अलावा जब डॉक्टर BR अम्बेडकर के अंदर के प्रेसिडेंटशिप के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था 1929 के अंदर बनने वाली नेहरू रिपोर्ट के अंदर भी इन मौलिक अधिकारों की बात हुई है। और ये मौलिक अधिकार को ही अपनी नींव का आधार मानते हुए या उनसे अपनी प्रेरणा लेते हुए जब डॉक्टर अंबेडकर साहब के अंडर में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था, तो इन मौलिक अधिकारों को हमें संविधान के अंदर सर्वोच्च पाठ पे रखा गया। आज मौलिक अधिकार हर नागरिक की मान्यता है और ये हर नागरिक का सम्मान है। आई होप सो मेरे मौलिक अधिकार के फंडामेंटल राइट्स के तीनों ही वीडियो आप मेरे सब व्यूअर्स के लिए फ्रूटफुल होंगे। आई विल वेटिंग फॉर योर वैल्यूबल कमेंट्स। प्लीज़ कमेंट एंड ताकि मैं इसको और नेक्स्ट टाइम अपने कमिंग वीडियोज़ को और इम्प्रूव करूँ। थैंक यू एंड बाय गाइस।